अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर नंबर 15 में हम चैप्टर 4 यानी कि एक्सरसाइज 4.4 को ही कंटिन्यू करेंगे। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने 9 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन सम इसके सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 ज़रा पढ़ते हैं, क्या है। फाइंड द एंगल मेजर फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। ठीक है, वेयर L1 ज्वाइनिंग these 2 points and L2 joining these 2 points. Also find the acute angle in each case. ठीक है, तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें दो लाइंस दी हैं L1 और L2, हमने उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है। पहले ये होता था कि जो हमें लाइंस होती थी, हमें लाइन की इक्वेशन दी होती थी, तो हम उसका स्लोप निकालते थे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y के फॉर्मूले से। अब जो लाइन है उसकी इक्वेशन की बजाय हमें उसके दो पॉइंट्स दिए हुए, तो हम दो पॉइंट्स दिए हो तो भी हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। और उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप का, वो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये जब हमें दो पॉइंट्स दिए तब हम इस तरह से स्लोप निकालते थे। तो आइए जरा स्टार्ट लेते हैं इसका। लेट स्लोप ऑफ L1, उसको m1 कह देते हैं, और क्या हो जाएगा, ये रहा x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, इसी तरह स्लोप ऑफ L2, उसको नाम देते हैं m2 का, और ये आ जाएगा x1 y1 y2 माइनस y1 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2/-6, तो ये आ जाएगा -1/3। ठीक है, ये दोनों स्लोप से आगे। अब मैं इन दोनों के दरमियान एंगल ले लेता हूं। लेट थीटा बी द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। एंगल बिटवीन L1 और L2 भी कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इसलिए कहा क्योंकि उसमें मैं कहा कि जो हमने एंगल मालूम करना है वो फ्रॉम L1 टू L2 मालूम करने हैं। तो देयरफॉर फॉर्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। m2 कितना था, -1/3, -1/3 माइनस m1 की वैल्यू है 3/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचेगा, मैं न्यूमरेटर एज इट इज लिख देता हूँ, -1/3 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। इसके नीचे 1 लगा दे तो एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में मेरे पास 15, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 माइनस 9। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5 माइनस 1। और इसको हम लिख सकते हैं -14/15 डिवाइडेड बाय 4/15, बल्कि सॉरी 4/5। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -14/15 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 3 15, और ये 2 के टेबल से 2 7 14, तो ये बन जाएगा -7/6। ये आ गया tan थीटा। ठीक है, ऐसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो -7/6, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जगह tan इनवर्स -7/6, और ये इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल -49.4। ठीक है, इसको एंगल पॉजिटिव एंगल लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें मैं 180 ऐड कर देता हूं, तो ये -49.4 में जब 180 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा 180 माइनस 49.4, तो ये आ जाएगा 136.6। ठीक है, ये आ गया थीटा।
ये तो मैंने एंगल मालूम कर, लेकिन उससे मैं कहा था कि ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल इन ईच केस। एक्यूट एंगल के लिए क्या करेंगे, एक्यूट एंगल देखो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 136.6 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49.4। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है, एक्यूट एंगल हमसे मांगा गया था। इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए, हमने उसके क्या करना है, एंगल्स मालूम करने, इंटीरियर एंगल्स मालूम करने। तो देखें सर, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये कोई गिवन ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है। तो मुझे ये वाले एंगल्स मालूम करने, ये वाला एंगल इसको मैं अल्फा कह देता हूँ, ये वाला एंगल इसको कहते हैं बीटा, और ये एंगल इसको कह देते हैं गैमा। ये मैं एरो के निशान बना रहा हूँ, उसको देख के एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव एंगल जो मेजर करते हैं। अब ये एंगल्स कैसे मिलेंगे, देखिए अल्फा मालूम करेंगे, मेरे पास इन दोनों के स्लोप्स होने चाहिए। तो ए बी का स्लोप हम निकालेंगे, जिसको मैं कह देता हूँ m1, बी सी का स्लोप m2 और ए सी का स्लोप m3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जरा। मैं कहता हूँ लेट m1, m2 and m3 be the slopes of AB, BC and CA रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, जब मैं पॉइंट दूं तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 किसका स्लोप है, ए बी का, तो a और b, तो y2 माइनस y1 इनके -3 माइनस 11 ओवर x2 माइनस x1 -6 माइनस माइनस +2। तो यह आ जाएगा -14 ओवर -4, तो यह आ गया 7/2। इसी तरह m2 स्लोप ऑफ बी सी, तो y2 माइनस y1, तो -9 + 3 एंड 4 + 6, तो यह आ जाएगा -6/10, यानी कि -3/5। यह आ गया m2। इसी तरह से m3 आ जाएगा हमारे पास ए सी, ए और सी की बात, तो y2 माइनस y1 -9 माइनस 11 ओवर 4 + 2, तो यह आ जाएगा -20/6, तो यह आ जाएगा -10/3, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने क्या किया, तीनों स्लोप्स निकाल लिए। अब क्या करना है, अब एंगल्स हम सपोज जो मैंने डायग्राम में लिख दिया, मैं इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो सपोज अल्फा बीटा गैमा denotes the angles of the triangle ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC के ये हमारे पास आगे एंगल्स आ गए। अब आप देखें, ये जो अल्फा है एंगल, वो क्या है, फ्रॉम AB टू AC, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, tan अल्फा का फॉर्मूला बनेगा m3 माइनस m1/1 प्लस m1 m3। बाकी आप इसको खुद मालूम कर लेंगे। tan बीटा, बीटा ये रहा, m2 टू m3, तो m2 टू m1, तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, इसकी भी वैल्यूज आप पुट कर लें। और tan गैमा फॉर्मूले के मुताबिक बनेगा, देखें ये m3 टू m2 है, तो m2 माइनस m3/1 प्लस m2 m3, और इसकी वैल्यूज भी आपने खुद मालूम करनी है।
ठीक है। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको याद होगा कि जब हम L1 टू L2 बोलते हैं तो L2 का स्लोप माइनस L1 का स्लोप। अगर मैं L2 टू L1 बोलूं तो पहले L1 का स्लोप आएगा फिर माइनस L2। तो देखें ये जो हमारे पास जब हम एंगल इस तरह से ड्रॉ करते जो हमारे पास हेड पे होते हैं वो वाला स्लोप पहले लिखा जाता है। तो ये M3 माइनस M1 आएगा, इसमें आप देखें तो M1 माइनस M2 और इसमें आप देखें तो M2 माइनस M3 आएगा। ठीक है, बाकी इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी 13 की सॉरी 11 की तरह ही है। वहां पे ट्राइंगल थी तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल आपको मालूम है कि फोर एंगुलर शेप होती है। फिर हमने कहा कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब पीछे ट्राइंगल थी तो उसका हमने इंटीरियर एंगल्स मालूम किए थे। हाँ, एक चीज का ख्याल कर लेना कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 वो चेक कर लेना जरूर। इसमें एज ए क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी फोर एंगुलर शेप होती है लाइक मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम ये बस ये फोर एंगुलर शेप है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इसको मैं नाम दे देता हूँ। हमने चार इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। तो ए के लिए हम मालूम करेंगे एंगल, इसको क्या देते हैं अल्फा। बी के लिए ये आ जाएगा बीटा। एंगल सी बन जाएगा हमारे पास गैमा। और एंगल डी को हम नाम दे देते हैं, कोई सा भी नाम देते हैं, थीटा कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। तो अब आप देखें मैं चारों साइड के फिर स्लोप निकालूंगा। ये वाली साइड इसके स्लोप को मैं क्या देता हूं M1, BC का स्लोप M2, CD M3 और D का स्लोप आ जाएगा AD का M4। तो चारों स्लोप्स निकाल लेंगे। ठीक है, आपको मालूम है स्लोप नहीं आएगा तो अब मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। चारों स्लोप्स आप मालूम कर लेंगे और उसके बाद ये करना है जब आप एंगल अल्फा मालूम करेंगे तो मैं यहाँ पे इसको पहले आप क्या करें M1 देखिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ। लेट M1 M2 M3 and M4 be the slopes of sides AB, BC, CD and AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से आप M1 मालूम करेंगे, M2, M3 एंड M4। M1 के लिए AB से M2, BC से M3, CD से और M4 AD से। तो Y2 माइनस Y1 और इस तरह से M4 चारों आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप एंगल्स मालूम, आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा थीटा बी द एंगल्स बिटवीन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक हो गया। अब जब अल्फा की बात होगी तो tan अल्फा के लिए फॉर्मूला बनेगा, देखें जरा, ये हेड 4 है ये, तो फ्रॉम M1 टू M4 है तो क्या हो जाएगा M4 माइनस M1। तो ये फॉर्मूला आएगा M4 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M4। इसी तरह tan बीटा ये बन जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan गैमा का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3 और tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा M3 माइनस M4 अपॉन 1 प्लस M3 M4। ठीक है, एंगल पॉजिटिव एंगल्स देने पे नेगेटिव है तो आपको पता है 180 में से उसको 180 ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल बन जाएगा। फिर एंड पे आपने चेक करने का जो आपके पास अल्फा बीटा एंड पे जब tan अल्फा की वैल्यू होगी तो अल्फा जो tan इनवर्स लेंगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा बीटा गैमा थीटा चार एंगल्स आ जाएंगे। इन चारों को आप ऐड करके देखें, इन चारों का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो बाकी इसका जो प्रोसेस है वो आपने खुद कंप्लीट करना है। Question number 13. Question number 13. Show that the points A, B, C, and D are vertices of a rhombus and find its interior angles. अब rhombus की बात हो रही है तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है
और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। और मैं इसको नाम इस तरह से दूं ए बी सी एंड डी। तो अब देखिए ए बी के पैरेलल साइड है सी डी और बी सी के पैरेलल है ए डी। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, फॉर रेगुलर शेप इसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो पैरेललोग्राम भी होती है ये, और इसको रोम्बस में कहते हैं। इसकी कंडीशंस और भी होती हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। तो इसके एंगल्स को हम नाम देते हैं, ये वाला एंगल आ जाएगा अल्फा, इसको मैं बोल दूंगा बीटा, और इसको गैमा, और एंगल डी को हम नाम दे देते हैं थीटा का, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी m1, स्लोप ऑफ बी सी m2, स्लोप ऑफ सी डी m3 एंड स्लोप ऑफ ए डी m4। तो ये चारों स्लोप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले स्लोप्स निकाल लिया, आप देख लें जरा। लेट m1, m2, m3 एंड m4 बी द स्लोप्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस डायग्राम की बात हो रही है। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0, तो ये आ गया 1/2। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो ये आ गया 2। सो सी डी m3 2 माइनस 3 ओवर 1 माइनस 3, ये भी आ गया 1/2। और ए डी 2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, तो ये आ गया 2। अब आप देखें जो स्लोप्स हमारे पास आए, स्लोप ऑफ ए बी m1 और m3 ये दोनों इक्वल है, m1 और m3 1/2 और m2 और m4 इक्वल है 2 और 2। तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल है, इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी की। तो सिंस m1 is equal to m3 and m2 is equal to m4, therefore ABCD is a rhombus, ठीक है। अब इससे पहले तो मैंने इसको रोम्बस कह दिया। अब इंटीरियर एंगल्स मालूम करने, और इंटीरियर एंगल्स मालूम करने के लिए मैं अगेन ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि एंगल कैसे मालूम करेंगे, आप इनको नाम देंगे इसी तरह से, लेट अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा बी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, रोम्बस भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए बी सी डी इसके होगा। अच्छा ठीक है, अब आप पहले मालूम करेंगे अल्फा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें जरा, एरो को आप ध्यान में रखें, m4 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m4, ठीक है। इसी पैटर्न को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको अल्फा बीटा गैमा और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसमें एक चीज और देखना कि अल्फा और गैमा ये वाले एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसमें, रोम्बस में ये इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल जो अल्फा है वो बराबर होना चाहिए गैमा के, और एंगल बीटा है वो बराबर होना चाहिए थीटा के, ठीक है। ये हमारे पास एंगल आ जाएंगे, और चारों का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो ये वाले पॉइंट्स आप पेन पे जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी आगे आपने खुद कंप्लीट करना, आप यहाँ तक नोट करें। अच्छा एक पॉइंट और देख लें, क्वेश्चन नंबर 13 रोम्बस वाला है। एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया, रोम्बस ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो इसमें रोम्बस में फर्क ये होता है कि इसके जो हमारे पास होते हैं डायगोनल्स, ठीक है। ये पैरेललोग्राम देख रहे हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, वो जब आप इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का नहीं होता नॉर्मल पैरेललोग्राम में। जबकि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये जो होते हैं हमारे पास डायगोनल्स, ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है। इनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। और इसके अलावा स्क्वायर में रोम्बस में फर्क ये होता है कि अगर मैं स्क्वायर की बात कर लूँ, अपोजिट साइड यहाँ पर भी पैरेलल होती है ABCD में, लेकिन इसके चारों एंगल्स 90 के होते हैं और उसमें एंगल्स 90 के नहीं होते चारों एंगल्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, तो इसको फर्दर क्लियर करने के लिए आप दो स्टेप और उसमें कर लेना ऐड। पहले हमने क्या किया था, m1 m2 m3 m4 चारों स्लोप्स निकाले, और हमने देखा कि अपोजिट साइड्स के स्लोप क्या थे। जैसे मेरे पास m1 की वैल्यू कितनी थी 1/2, m2 था 2, m3 था अगेन 1/2, और m4 की वैल्यू मेरे पास थी 2। तो m1 इक्वल था m3 के और m2 इक्वल था
M4 के। तो ये तो हमारे पास आ गई थी, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई थी। तो ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम भी हो सकती है। फिर आप ये करें, अब डायगोनल्स के स्लोप निकालें। देखें स्लोप ऑफ AC, इस लाइन का स्लोप AC का स्लोप, उसको आप नाम दे दें M5 का। तो AC तो C में से A के कोऑर्डिनेट को y2 माइनस वन x2 माइनस x1, तो आपको स्लोप मिलेगा। इसी तरह स्लोप ऑफ BD, और BD के स्लोप को आप नाम दे दें M6, तो M6 निकालें। जब आप M5 और M6 मालूम करेंगे तो इन दोनों स्लोप्स को आप मल्टीप्लाई करें M5 और M6 को, तो M5 और M6 की वैल्यू रखेंगे, तो इन दोनों जब आप वैल्यू रखें तो चेक करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, -1। अगर -1 आएगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल जो है वो इन पे कितना 90 डिग्री का है। तो जब डायगोनल्स आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें तो ऐसी पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। फिर आप इसको क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। और क्योंकि एंगल्स भी इसके चारों 90 है तो लिहाजा आप इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये वाले उसमें ऐड करें ये 2 पॉइंट्स, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये मतलब ये सही तरीका यही है इसको आप कंप्लीट करने का, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अब हमें साइड्स दी हुई हैं और साइड्स की इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों लाइंस हैं ये क्या इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, लाइक ये L1 L2 L3 इस तरह से कोई लाइंस हो सकती हैं। इसको मैं बोलता हूँ L1, ये L2 और ये L3, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसको इस तरह से इनको नाम दे दिया। जब तो इसके दरमियान एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, इसका एरिया हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मुझे तीनों वर्टिसेस चाहिए, तो मैं L1 और L2 को सॉल्व करूंगा, मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको मैं नाम दे दूंगा A। फिर मैं L2 और L3 को सॉल्व करूंगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको हम कह देंगे B। और ये L3 और L1 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, इसको हम कहेंगे C। जब A B C मिल जाएगा तो हम बड़ी आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम कर लेंगे। तो मैं पहले L1 L2 L3 से L1 और L2 को सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग L1 एंड L2, ठीक है। तो फ्रॉम L1 यहां से मैं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x माइनस 10, y इज इक्वल टू 7x माइनस 10, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1, ठीक है। y को मैं इधर ले गया तो 7x माइनस 10, तो उसको पुट कर दे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो पुट इन L2 बल्कि L2 मेरे पास क्या बन जाएगी 10x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 7x माइनस 10 माइनस 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यह आ जाएगा 17x माइनस 51 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 15 वहां चलेगा और 17 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। इसको पुट करते इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7x यानी कि 3 माइनस 10, तो 7 3 21 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से लेट a x1 y1 3, 11, तो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया a। L1 और L2 को मैंने सॉल्व किया। इसी तरह आप सॉल्व करें L2 और L3 को, L2 और L3, तो सॉल्विंग L2 एंड L3, ठीक है। तो फ्रॉम L2 में से y के लिए क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 41 माइनस 10x, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। मैंने यहाँ से L2 L3 में से यहाँ से y को अलग कर लिया, इसको पुट करता हूँ L3 में, पुट इन L3। साइमल्टेनियस सॉल्व कर आप क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं जैसे आपको इजी लगे।
L3 बन जाएगा 3x प्लस 2y, y की वैल्यू 41 माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 82 माइनस 20x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 20 तो माइनस 17x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा 85 इज इक्वल टू 17x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसको पुट करते हैं दोबारा से इक्वेशन 2 में यहीं पे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 41 माइनस 10x, तो 41 माइनस 50, 41 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा माइनस का 9। तो उसको मैं नाम देता हूँ b का, b x2 y2 5 कॉमा माइनस 9। तो ये मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया b। ठीक है, इसी तरह फिर आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे L1 और L3 को। जब L1 और L3 को सॉल्व करेंगे तो आपको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा जो कि क्या होगा C। ठीक है, तो सॉल्विंग L1 एंड L3, तो यहां से आपके पास आ जाएगा C। ये आपने खुद मालूम करना है। जब तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, हमने एरिया मालूम करना था। तो एरिया के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स आपने मालूम किए वो पॉइंट आप पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट करके, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दें तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। Question number 15. The vertices of a triangle are ABC. Find the center of the circumcenter of the triangle. ठीक है, तो ये हमारे पास है find the circumcenter of the triangle. Find the, इसको हटा दें। ठीक है, find the circumcenter of the triangle. तो अब आप देखें, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने इससे 2 लेक्चर पहले हमने किया था, मतलब लास्ट लेक्चर को छोड़कर जो उससे पिछला लेक्चर आप उसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कराया था, जिसमें हमने ट्राइंगल के तीनों वर्सेस दिए हुए थे और यही पॉइंट्स थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वहां हमने उसका सेंट्रॉइड मालूम किया था, ऑर्थो सेंटर मालूम किया था और सर्कम सेंटर मालूम किया था। तो यहाँ पर फिर से क्या मालूम करना है, सर्कम सेंटर। तो ये वही क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा उसका पार्ट C है। पॉइंट सेम वही है, बस सिर्फ एक चीज पूछी, वहां 3 चीजें पूछी थी, तो यहाँ पे एक चीज पूछी सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया रिपीट। अब आए क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, फाइंड इन विच केस वेदर द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि कौन सी लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो पहले तो इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बन जाएगी x प्लस 3y, हम इसको यहीं पर अगर लिखूं तो x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x देखिए 1 2 1 1 2 1, 3 minus 1 minus 11, कोएफिशिएंट ऑफ y 3 minus 1 minus 11 एंड इसमें और कॉन्स्टेंट्स मेरे पास हैं -2 4 एंड 14, -2 4 14। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा x y 1
इज इक्वल टू 0 0 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है तो वहाँ पे 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, लेकिन इक्वेशन जब 3 दी हो, 3 इक्वेशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से तीनों को लिखेंगे तो कांस्टेंट यहीं पर लिखे जाएंगे। अगर 2 होती तो यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट्स के साथ में 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और इक्वल के बाद ये कांस्टेंट्स हम लिखते थे, ठीक है। तो 3/3 ऑर्डर का फॉर्म ये वाला होगा। अब आप देखें, इसको अब नाम देते हैं, मैं इसको नाम का ए का नाम देता हूँ, लेट ए इज इक्वल, इसको मैं मैट्रिक्स ए कह देता हूँ, 1 2 1 3 -1 -11 -2 4 एंड 40, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका अगर ए कह दूँ तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने डिटर्मिनेंट इसका क्यों निकाला। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 1 2 1 3 -1 -11 एंड -2 4 14, और डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा 1। तो रो कॉलम ड्रॉप करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग रो कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम, तो -1 -11 4 14 -3 इसके कॉलम और रो, तो यह 2 1 4 14 एंड प्लस ये आ जाएगा माइनस का 2, तो आ जाएगा 2 1 -1 -11, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा -14 माइनस माइनस प्लस 44, आ जाएगा 28 -4 एंड यह आ जाएगा -22 माइनस माइनस प्लस का 1, और ये बन जाएगा 30 28 -4, 28 -4 कितना 24 मल्टीप्लाई बाई 3, तो माइनस का 42 बल्कि 72, और ये आ जाएगा -21 तो माइनस प्लस 42, ठीक है। तो 30 -72 प्लस 42, और यह आ जाएगा ये -42 प्लस 42, तो ये आ गया 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, देखें जरा, अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते थे और उसका फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेट सपोज 1/2, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तीनों वर्सेस दिए होते थे, हम पॉइंट्स मालूम कर लेते थे। तो ये अगर हमारे पास एरिया 0 आ जाए, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इट मीन्स ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, यानी कि ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहे। अगर ट्रायंगल होती तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों लाइंस हैं, ये कैसी हमारे पास कॉन्कुरेंट हैं। कॉन्कुरेंट का मतलब है कि ये एक ही पॉइंट में से तीनों पास हो रही हैं, कि ये भाई एक L1 है, ये L2 है, ये L3 है। जब ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो इससे मेरे पास क्या गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। अगर ये कॉन्कुरेंट ना होती, लाइक इस तरह से होती, लेट्स सपोज ये L1 है, ये L2 है, और जो L3 है वो यहाँ की बजाय अगर यहाँ से भी पास हो रही होती, फिर भी देखें यहाँ पर ये कुछ ना कुछ हमारे पास ये ट्रायंगल बनती और इसका कुछ ना कुछ एरिया होता, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइंस कैसी हैं, कॉन्कुरेंट है। तो हेंस lines, given lines are congruent। तो यह बड़ी सिंपल वे में आप इसको चेक कर, जब भी 3 लाइंस दी गई हूं तो आप सिंपली उसका डिटर्मिनेंट निकालें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, कोएफिशिएंट लिखें उसका, और उसका डिटर्मिनेंट निकालें। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होंगी, अदरवाइज नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगी। Last question exercise का question number 17, find a system of linear equations corresponding to the given matrix form, check whether the lines represented by the system are congruent। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, इसमें हम बताने के लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। वहां पर देखिए हमें इक्वेशंस दी हुई थी, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर हमने डिटरमिनेंट निकाल के तो चेक किया था कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है, हम इसका डिटरमिनेंट उसी तरह से चेक करेंगे जैसे पिछले में किया था, लेकिन उससे पहले हमें इसको इक्वेशंस बनाना है, ठीक है, वो हमें रिक्वायर्ड। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम से आ जाएगा 1x प्लस 0y माइनस 1, तो आ जाएगा x प्लस y माइनस 1। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2x
प्लस 0y प्लस 1, y लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जगह 0x माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0 0 0। तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस वाई प्लस 2, या आप इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, तीनों लाइंस आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करें कि ये लाइंस तीनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसको a का नाम देकर, अगर 0 आ जाए तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नॉन कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आज हम इसको यही प्रैक्टिस चलाएंगे। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।